सबको एपीजे क्लासेस में स्वागत है। जैसे कि हम लोग आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं बिहार बोर्ड के अंतर्गत हिंदी। ठीक है, इस हिंदी में हम लोग एक सिलेबस कवर करेंगे लेखक से संबंधित और उनके यानी पाठ से आधारित। इन सब बातों को अगर लिखा जाए तो अब यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि पहला चैप्टर के अंतर्गत हम लोग बाल कृष्ण के एक परिचय जानेंगे। ठीक है, तो इसमें किसी तरह से आपको सोचने वाली बात नहीं है, बशर्ते इस वीडियो को अच्छी तरह से अपना एक ऑडियो के रूप में सुन लेनी है। आप जितना याद करिएगा उतना ही लिखिएगा, और अगर ऐसा ना हो रहा है तो समझिए कि आप फिर कुछ ना लिख पाइएगा। हाँ, अब इसके बीच में जो है राइटिंग प्रैक्टिस ज़रूरी है। राइटिंग प्रैक्टिस अगर करते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाल कृष्ण भट्ट, जैसा कि आप सब जानते हैं कि बाल कृष्ण भट्ट जो है बातचीत लिखे हैं। इनका जन्म जो है 23 जून 1844 ईस्वी को हुआ है, प्लस में 20 जुलाई 1914 को ये अपना चले गए मतलब इनका मृत्यु हो चुका, निधन। ठीक है, इन सब बातों को आप एक कवर करिएगा, है ना, कि कितना से क्या, किस दिन मृत्यु, इनके माता पिता क्या किस लेवल में है, इन सब बातों पर गौर करिएगा। तो चलिए समझते हैं। बाल कृष्ण भट्ट एक जो बातचीत लिखे हैं, यह बातचीत एक ललित निबंध है, जिसे निबंध के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब बात यह है कि बाल कृष्ण भट्ट जी का जन्म कब हुआ था, तो 23 जून 1844 को, जबकि इनका मृत्यु कब हुआ है, तो 20 जुलाई 1914 को। ठीक है, आप बुक निकाल कर भी अपना देख सकते हैं, रीडिंग कर सकते हैं। आपको के हेल्प के रूप में आप इस वीडियो से मदद ले सकते हैं। तो चलिए इनका निवास स्थान के बारे में बात करते हैं। निवास स्थान जो है इलाहाबाद के अंतर्गत जो इनका जन्म हुआ था, उत्तर प्रदेश में, है ना। इलाहाबाद के अंतर्गत कहाँ, उत्तर प्रदेश में। हम लोग उत्तर प्रदेश को यूपी के नाम से जानते हैं, यूपी यानी उत्तर प्रदेश। ठीक है, इनका बात किया जाए माता और पिता का नाम, तो इनका पिताजी के जो है नाम बेनी प्रसाद भट्ट रहा, बेनी प्रसाद भट्ट, जबकि इनका माता का नाम पार्वती देवी रहा। माता का नाम पार्वती देवी, पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट। जैसा कि आप नाम से जानते हैं बाल कृष्ण भट्ट। बाल कृष्ण भट्ट एक्चुअली भट्ट जो है ना टाइटल, ये अपने पिताजी से लिए है ना। पिताजी का नाम क्या रहा, हाँ भूल चुके हैं, कोई बात नहीं, फिर समझिए, बेनी प्रसाद भट्ट। इनके पिताजी का नाम रहा बेनी प्रसाद भट्ट, इनके माँ का नाम रहा, भूल गए, हम खुद भूल गए, पार्वती देवी। समझे। हाँ, तो चलिए इसी तरह से हम लोग गौर करेंगे किन किन बातों पर, है ना, उस तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे। इनके बात है छोटे छोटे बातों को लेकर से ध्यान दीजिएगा। कहा गया कि पार्वती देवी जो है इनके माँ रहे, पिता जो है बेनी प्रसाद भट्ट रहे। पिता एक व्यापारी थे, पिताजी जो है व्यापारी थे, सामान को कीनते थे, सामान को बेचते थे और उस तरह से अपना जीवन यापन करते थे। इस तरह से इनके माता सुसंस्कृत यानी महिला रहे, मतलब अच्छे जो है विचार के रहे। इनको माता के द्वारा बहुत ही हेल्प हुआ, है ना। तो कहा जाता है कि इनके माता जो है सुसंस्कृत महिला थी, साथ में बाल कृष्ण भट्ट के मन के अध्ययन की रुचि जो है या लालसा यानी पढ़ाई के रूप में जगाने वाली इनके माँ है ना। इनके माँ के द्वारा बहुत ही हेल्प हुआ। चलिए जानते हैं बाल कृष्ण भट्ट जी के शिक्षा। ठीक है, शिक्षा के लेकर बोला जाए तो इनका प्रारंभिक शिक्षा संस्कृत में रहा। प्रारंभिक शिक्षा बाल कृष्ण भट्ट जी का संस्कृत में रहा। क्या आप बता सकते हैं बाल कृष्ण भट्ट जी का जन्म कब हुआ था, ध्यान दीजिएगा, 23 जून 1844 को। मृत्यु भूल गए, आगे से पीछे जाना थोड़ा सा अटपटांग लगता है ना, पर कोई बात नहीं, आप जानिएगा 20 जुलाई 1914 को इनका मृत्यु हुआ था। तो आप ये भी बता सकते हैं इनके माँ के नाम, भूल गए। अगर हिंदू धर्म से अगर जानते होंगे तो आप जानते होंगे कि शिव के जो अर्धांगिनी हुए पार्वती, वही जो है इनके माँ के नाम था। ठीक है, और इनके पिताजी का नाम बेनी प्रसाद भट्ट। अब आप समझ चुके होंगे पार्वती देवी इनके माँ रहे, पिता जो है बेनी प्रसाद भट्ट रहे। इनका जो है जन्म
कब हुआ? तो 23 जून 1844 को। ठीक है, इसी तरह से चलिए आगे चलते हैं। इनका प्रारंभिक शिक्षा कब रहा? तो खास करके ये 1867 के अंतर्गत प्रयागराज के मिशन स्कूल था, उस मिशन स्कूल में एक इंट्रेंस की परीक्षा दिए थे। ठीक है, यह इंट्रेंस की परीक्षा जो है ना, इनको कुछ आगे की ओर बढ़ाने के लिए एक लालसा जगाया। पहली बार इन्होंने संस्कृत में अध्ययन किए थे। इनको पढ़ने के लिए लालसा इनके माँ पार्वती देवी जो है किए थे। पिताजी तो एक व्यापारी रहे हैं जो बेनी प्रसाद भट्ट थे। बात यह है, इनका कुछ वृत्तियाँ, जो वृत्ति होता है जैसे जैसे विकास हुआ, उस विकास में कहा गया 1869 से लेकर 1875 तक, ध्यान दीजिएगा, 1869 से लेकर 1869 से अगर बात किया जाए तो 1875 तक, 1875 के उपरांत तक प्रयाग के मिशन स्कूल में पढ़े। प्रयाग के मिशन एक स्कूल के नाम था, वहाँ पे इन्होंने अध्ययन किए। अध्ययन के रूप में खास करके मिशन स्कूल में एक जितना यानी अध्यापन किए उस तरीक़ा से किए। आगे धीरे धीरे 1885 में 1885 ईस्वी के उपरांत जो प्रयाग के CAB एक स्कूल का नाम था, CAB, तो जो CAB स्कूल था उस स्कूल में इन्होंने संस्कृत का एक अध्यापन किया। ठीक है, फिर धीरे धीरे 1888 में, 1888 की बात है, ध्यान दीजिएगा, 1869 से 1875 तक ये मिशन स्कूल में अध्यापन किए। ठीक है, प्रयाग के। फिर जो है उसके बाद बात रहा क्या, 1885 का। 1885 में एक CAB स्कूल था, उस स्कूल में इन्होंने एक संस्कृत का अध्यापन किया। ठीक है, फिर बात आया 1888 में, 1888 की उपरांत, तो 1888 में एक जो है कायस्थ पाठशाला के नाम से जाना जाता था, कायस्थ पाठशाला। कायस्थ पाठशाला में इंटर कॉलेज के एक अध्यापक नियुक्त किए गए। वहाँ पे एक अध्यापक के तौर पर रहे, एक शिक्षा स्तर में कुछ सही किए इनके द्वारा। लेकिन कुछ ना कहते हैं कि किसी कारण किसी व्यक्ति में कुछ खूबियाँ हैं तो कुछ कमियाँ भी हैं। ऐसा ही बालकृष्ण भट्ट भी थे। बात यह है कि बालकृष्ण भट्ट कुछ उग्र व्यवहार के धीरे धीरे एज बीतते गया, उनको कुछ अलग लेवल हो गया, जिसके वजह से एक उग्र स्वभाव के कारण ये जो है अपना एक अध्यापक की नियुक्ति छोड़ दिया। फिर जब है क्या हुआ कि उस अध्यापक की यानी जो है नौकरी छोड़ने के उपरांत धीरे धीरे अपना उस लाइन में गए जिस लाइन में इनको मन लगा। वह लाइन था लेखन कार्य। जो लेखन कार्य था, उस लेखन कार्य में बालकृष्ण भट्ट अपने आप को पूरी तरह से झोंक दिया। और आज एक ऐसी बात है जिसके आधार पर बातचीत भी पढ़ेंगे, उसमें बहुत आनंद आएगा। तो इस वीडियो से आपको यह पॉइंट नज़र आएगा कि किस लेवल में हमसे आप जुड़ सकते हैं और हम आपको किस लेवल में समझा पाते हैं। मेरा में जो खूबियाँ हैं, जो कमियाँ हैं, कमेंट में भर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। उग्र स्वभाव के कारण इन्होंने नौकरी तो छोड़ दी है, लिखना स्टार्ट कर दिए। जितना जो भी था, कुछ निबंध, कुछ कहानी, कुछ कविता, ऐसे लेवल में लिखते गए। धीरे 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 विशेष परिस्थिति के दौरान अगर बात बोला जाए तो एक पिता के जो है निधन उपरांत, मतलब पिता की मृत्यु के बाद जो है पूरा तरह से ये टूट चुके थे। क्योंकि पिता के जब किसी का अगर मृत्यु होता है तो पूरा बोझ एक बच्चा पर, जो उनके घर के अंतर्गत जो भी सदस्य में बड़ा होते हैं, उस पर आता है। ऐसा ही इनके साथ भी बीता। बेनी प्रसाद भट्ट जी के एक किसी कारणवश से मृत्यु हो गया। पूरा बोझ, जो टेंशन होती है व्यापारी का,
वह व्यापारी के लेवल में पूरा तरह से ये जो है बाल कृष्ण भट्ट पर आ गया, जिसके वजह से क्या हुआ कि पैतृक व्यापार जो है संभालने के उपरांत नाम जो है गृह कलह के का जो है सामना करने पड़ा, घर के परिस्थिति से लड़ने पड़ा, बहुत तरह से टेंशन इनको थोड़ा थोड़ा होने लगा। पर कोई बात नहीं, पैतृक पर यानी छोड़कर जो है घोर आर्थिक संकट से जूझते हुए हिम्मत से काम लिए। इससे यह सीख मिलता है कि आप किसी भी परिस्थिति में रहिए, अपने आप को डटे रखें। हो सकता है कि वह डटे हुए परिस्थिति आपके लिए एक अच्छे गुण निकल कर आए, जिस गुण में आप एक अच्छे व्यक्ति बन सकते हैं। और जो कमियों से या किसी भी संघर्ष से अगर हट रहे हैं तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं, आप में जो है धीरे धीरे अति हो सकता है। लेकिन बाल कृष्ण भट्ट जी के पिता की मृत्यु जब हुआ तो खास करके इनके पिता की मृत्यु के बाद इन पर जितना भी व्यापारी का बोझ था तो आ ही गया। कुछ धन के लेकर जो आर्थिक होते हैं ना, जो घर के परिवार को चलाने के लिए रुपया पैसा होता है, वो भी इनके पास जो है घटने लगा। कोई बात ना, लेकिन हारे नहीं। हो सकता है कि आपको ना समझ में आए तो वीडियो बंद कर सकते हैं, लेकिन कभी ऐसा आप भी कर सकते हैं कि किसी तरह से रीडिंग अगर किसी चीज़ का दे रहे हैं तो आपको अच्छी तरह से पूरी तरह से आ सकता है। इसलिए अपने आप को परिस्थितियों में बांध के रखें। इसी तरह से जो है इनको खासकर गृह कलह का सामना करना पड़ा। पैतृक जो है खास करके घोर यानी आर्थिक संकट से जूझते हुए लेकिन अपने आप को संभाले रखें और इस तरह से हिम्मत से काम लेने के उपरांत साहित्य के रूप में आज एक समर्पित रहे, अच्छे लेखक बन गए। आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन किनके द्वारा कुछ ऐसे हैं कृतियाँ जो हम लोग के पास है। इनका रचनात्मक सक्रियता की अगर बात किया जाए, जो इन्होंने लिखे थे, आज लिखे थे नहीं, जरा सोचिए ना। 23 जून 1844 को इनको जन्म हुआ था, 20 जुलाई 1914 को इनको मृत्यु हुआ था। अगर उस वक्त अगर भारत की अगर बात किया जाए तो भारत आज़ाद भी नहीं था। ओती पहरे इन्होंने कुछ पढ़ाई किए, लिखे। भारत आज़ाद 15 अगस्त 1947 को हुआ था, आप अच्छे से जानते हैं। इस परिस्थिति में उससे बहुत पहले लोग ढेर पढ़ते तक ही नहीं थे, ढेर के परिवार में शिक्षित भी नहीं होते थे। उस वक्त के ज़माने में इन्होंने संघर्ष किया। आज के दौर तो कुछ अलग है, जैसे कि आप समझ रहे होंगे, अलग अलग तरीके से अलग अलग क्रिया चलते हैं। पर कोई बात ना, बात यह कि रचनात्मक सक्रियता क्या रहा। ओती पहर यानी उस युग के उपरांत इनके जो लिखान कार्य रहा किस रूप में रहा, तो कहा गया यह जो भी लिखे थे उस वक्त भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से लिखे। न कहते हैं कि भला जो रही है खैहा बुरा पान, अब बुरा जो रही है कटैहा दोनों कान। कहने का मतलब है कि जो बाल कृष्ण भट्ट थे उस युग के उपरांत एक भारतेंदु हरिश्चंद्र हुआ करते थे, उनसे इनको सीख मिला और उन्हीं के रास्तों पर ये अपने आप को ढाल दिए। और वजह ये हुआ कि आज उन्हीं तरह से इनको भी कुछ सम्मान मिला। इसीलिए अपने संगति को इस तरह से चुनिए जिससे आप में अच्छाइयाँ आए, और अगर बुराइयाँ आए तो कोई दूसरा कोई न बताए, अपने आप में जो है पता चल जाए। तो इसी तरह से जो है भारतेंदु जो है यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र के प्रेरणा से इन्होंने हिंदी के वर्धनी जो है सभा के प्रयाग की ओर जो है 1877 में 1877 में हिंदी के प्रदीप के नामक के रूप में मासिक पत्र निकालना प्रारंभ किया। ओती पर जो है एक पत्रिका के रूप में पत्र निकालना प्रारंभ किया और फिर जो है 33 वर्ष तक चलाते रहे। उस तरह से अपना यह संघर्ष चालू रखें। अब बात यह है कि आप संघर्ष किस लेवल में कर रहे हैं। कहते हैं कि इसमें जो है नियमित यानी रूप में समाज, साहित्य, नैतिक, राजनीतिक विषयों पर जो है निबंध लिखते रहे। सोचने वाला बात है, आज के डेट में कौन समाज के बारे में सोचता है, बहुत कम लोग।
आज तो कुछ ऐसे दौर चल रहे हैं जिसमें न जाए कुछ अलग है। लेकिन कहा जाता है कि बाल कृष्ण जो भट्ट थे उस वक्त सामाजिक, साहित्य, एक नैतिक, राजनीतिक विषयों के सोच सोच कर धर्म को बचाने से लेकर या सामाजिक में किसी मुद्दा जो गलत हो उस चीज़ पर सोच कर अपना एक लेखन कार्य करते थे। और उसी में से एक बातचीत है, जब पढ़िएगा तो ये भी आनंद आएगा, जिसके आधार पर कहा जाता है कि जो है अपना निबंध लिखते रहे। बात है 1881 का, 1881। 1881 में वेदों की जो है युक्तिपूर्ण समीक्षा की, वेद के लेकर, है ना, समीक्षा की है। 1886 में जो है लाला श्रीनिवास दास के जो यानी संयुक्ता स्वयंवर की कठोर जो है आलोचना भी की है। यह भी अपने आप में एक अलग आलोचना है। ये टॉपिक छोटा से रूप में हटाते हुए आगे बढ़ते हैं। फिर जो है धीरे धीरे अंतिम दिनों तक हिंदी के शब्दकोश में इन्होंने एक संपादन के लिए एक श्याम सुंदर, नाम क्या बताया गया, श्याम सुंदर के दास द्वारा काशी के आमंत्रित किए गए थे, किंतु अच्छा व्यवहार न होने पाने के उपरांत ये जो है अलग हो गए। एक अपने लेवल में ना कहते हैं कि जहाँ किसी का सम्मान न हो वहाँ पे जाने से किसी का इज्जत नहीं बढ़ जाता है। अपने आप में जो है खास करके हो या किसी तरह से हो वहाँ से हट जानी चाहिए। इसी तरह से जो है इन्होंने कुछ रचनाएं लिखी। टॉपिक था जन्म, निधन, माता पिता का नाम और इनके जो है शिक्षा। ये जो है 5 टाइप ये होनी चाहिए आपको अच्छी तरह से। वृत्तियाँ ज़्यादातर करके ऑब्जेक्टिव से भी ज़्यादा नहीं पूछते हैं। 5 वो टॉपिक अच्छे से होना चाहिए। जन्म होना चाहिए आपको याद, निधन होनी चाहिए, इनके माता पिता का नाम होना चाहिए, इनका शिक्षा का होना चाहिए और इनके जो छोटा मोटा जो वृत्तियाँ हैं, जो संघर्ष है, वो कम से कम दिमाग में होनी चाहिए। इसलिए ताकि आप अच्छे से हिंदी को लिख पाएँ और हर तरह से आप राइटिंग प्रैक्टिस करते रहें। हिंदी खाली पढ़ने से नहीं होता है, लिखने से भी होता है। इसीलिए हिंदी में लिखावटी लिखना ज़रूरी है। लिखना लिखिएगा अच्छा रहेगा। चलते हैं इसी तरह से अब रचनाएं की ओर। रचनाएं में अगर बोला जाए तो इन्होंने कुछ उपन्यास लिखे, ठीक है, कुछ नाटक लिखे, कुछ जो है खास करके ये प्रहसन लिखे, कुछ निबंध लिखे। अगर निबंध के बात बोला जाए ना तो सबसे पहला बात कि हम बोलते बोलते अगर इसका लिस्ट देखा जाए तो हम पूरा नहीं बोल पाएंगे। शॉर्टकट ऑब्जेक्टिव से बार बार पूछता है बिहार बोर्ड के अंतर्गत कि बाल कृष्ण भट्ट जी के द्वारा निबंध की संख्या कितनी है, तो न कहते हैं 1000 से बाजार अब जो है ना नहीं हो पा रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि हजारों की संख्या में इन्होंने निबंध लिखे। अब बचपन में ज़रूर खेलते होंगे 500 की 400 की, ऐसा एक होता है, उसमें जो है खास करके 1000 मिलने के उपरांत 1000 से कोई बाजार नहीं लगता है। 4 ग्रुप होते हैं, उस तरीके से खेलते हैं, है ना, पर्ची वाले। तो अब बात यह है कि इन्होंने जो है निबंध लिखे, कितने, 1000, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं इनका उपन्यास का। आखिर उपन्यास में इन्होंने क्या क्या लिखे। पूरा उपन्यास तो हम यहाँ कुछ ना कर सकते हैं, लेकिन नाम तो बता सकते हैं ना, क्योंकि नाम आपके लिए ज़रूरी है। चलिए पहला नाम उपन्यास में पहली नाम है रहस्य कथा। क्या कहा गया, रहस्य कथा। जो रहस्य है ना, यह एक उपन्यास लिखे। दूसरा उपन्यास आइए, नूतन ब्रह्मचारी। नूतन ब्रह्मचारी, ध्यान दीजिएगा, नूतन ब्रह्मचारी मत करिएगा, नूतन ब्रह्मचारी करिएगा, ठीक है। क्या करें, थोड़ा सा कुछ गलत लैंग्वेज है, ध्यान दीजिएगा। उसी तरह से इन्होंने जो है खास करके उपन्यास लिखे हैं 100 अजान 1 सुजान। 100 अजान 1 सुजान, ठीक है। उसी तरह से लिखे हैं गुप्त बैरी। क्या,
गुप्त वैरी। फिर जो है रसातल यात्रा, रसातल यात्रा। उचित दक्षिणा, उचित दक्षिणा, ठीक है। हमारी घड़ी ना कहते हैं अपुन का टाइम आएगा, सब टी शर्ट पर लिखाए हुए रहते हैं, तो उन्हीं में से एक टॉपिक को अगर चेंज किया जाए तो कहते हैं हमारी घड़ी। ये भी एक प्रश्न है, क्यों सॉरी ये भी एक उपन्यास है, ठीक है। किनके द्वारा? बाल कृष्ण भट्ट जी के द्वारा। हमारी घड़ी के बाद जो है सद्भाव का अभाव, सद्भाव का अभाव। इसी तरह से उपन्यास के उपरांत कुछ नाटक लिखे हैं। चलिए नाटक की ओर चलते हैं। नाटक में पद्मावती लिखे। पद्मावती एक फिल्म आया था ना, नहीं, अगर आपको डाउट हो रहा होगा पद्मावती और पद्मावती, तो इस नाम के लेकर भी विवाद हुए थे और कुछ इसमें डायलॉग था अलग अलग, तो उसमें पद्मावती ये जो है लिखे हैं नाटक, ठीक है। फिल्म मत देख लेने लगिएगा, सर्च करके, जरूरी नहीं है। चलिए पद्मावती लिखे थे। उसी तरह से किराता अर्जुनीय एक उपरांत नाटक लिखे हैं, किराता अर्जुनीय, ठीक है। उसके बाद जो है बेनी संहार, क्या चीज? वेनी संहार। फिर जो है शिशुपाल वध, महाभारत के अंतर्गत एक आप टॉपिक जानते होंगे। शिशुपाल को श्री कृष्ण जो है ना बार बार बोलते थे 100 जैसे ही होगा, जैसी मोतियां खत्म होगा वध निश्चित है। शिशुपाल अपना जो है ना बोलते हैं, जब किसी को मौत आता है ना तो कुछ अलग ही विवरण करता है। तो ऐसा ही शिशुपाल था, अपने आप को संभाल नहीं पाया, लेकिन शिशुपाल वध जो है लिखे। इनका कुछ कहानी है वो बाद में। शिशुपाल वध लिखे, ठीक है, नाटक। फिर जो है नल दमयंती या दमयंती स्वयंवर, ठीक है। नल दमयंती या दमयंती स्वयंवर शिक्षादान, ये जो है लिखे हैं। क्या? नाटक। क्या चीज? नाटक। उसी तरह से चंद्रसेन, क्या चीज? चंद्रसेन नाटक लिखे हैं। फिर जो है सीता वनवास, आप अच्छे से जानते हैं सीता का वनवास हुआ था, है ना, रामायण के अंतर्गत आप जानते हैं। तो ये सीता वनवास भी नाटक है। पतित पंचम, पतित पंचम नाटक है। ये जो भी लिखे हैं नाटक के लिखे हैं बाल कृष्ण भट्ट लिखे हैं। मेघनाथ वध रामायण के अंतर्गत ही है ना, मेघनाथ का वध हुआ था। तो मेघनाथ वध नाटक जो लिखे हैं बालकृष्ण भट्ट लिखे हैं। कट्टर जो है सुम की एक नकल, कट्टर सुम की एक नकल, ये भी जो है नाटक लिखे हैं। बृहन्नला जो है इंग्लैंडेश्वरी और भारत जननी, ये जो है भारत जननी के उपरांत भी लिखे हैं क्या चीज? नाटक। उसी तरह से भारतवर्ष और कली, भारतवर्ष और कली, ये भी जो है नाटक लिखे हैं। क्या लिखे हैं? नाम भूल गए? बालकृष्ण भट्ट लिखे हैं, ठीक है। फिर जो है खास करके दी दूरदेशी, दी दूरदेशी जो है बालकृष्ण भट्ट नाटक लिखे हैं। फिर उसी तरह से नाटक के रूप में लिखे हैं एक रोगी और एक वैध, एक रोगी और एक वैध, ठीक है। फिर उसी तरह से रेल का विकट खेल, रेल का विकट खेल, ये भी क्या है? नाटक है। फिर जो है आप एक चीज़ जानते हैं होंगे, बाल विवाह, बोलते हैं ना बाल विवाह जो है नहीं करनी चाहिए, ऐसा वैसा बहुत तरह से, है ना। तो ये बात सही है, नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये बाल विवाह जो लिखे हैं नाटक, ये भी लिखे हैं बालकृष्ण भट्ट, है ना। तो बालकृष्ण भट्ट ब से आ रहा है और बाल विवाह भी ब से आ रहा है। तो आप कुछ अपना एक ऐसा टॉपिक बनाइए जिसे कुछ शब्दों को याद करने में आसानी हो जाए और कुछ शब्द जो है संघर्ष करके याद कर लीजिए। यह जरूरी नहीं है कि आप कैसे याद कर रहे हैं, जरूरी है कि आप याद कर रहे हैं।
ठीक है। तो बाल विवाह भी नाटक हैं जो बालकृष्ण भट्ट लिखे हैं। इसी तरह से हम लोग चलते हैं प्रहसन की ओर। कुछ यानी प्रहसन भी इन्होंने लिखे हैं। प्रहसन में बात किया जाए, जैसा काम वैसा परिणाम, बात सही है, जैसा करोगे वैसा पाओगे, लेकिन प्रहसन में ही लिखे हैं क्या चीज़, जैसा काम वैसा परिणाम, ठीक है। उसके बाद जो है दूसरा प्रहसन लिखे हैं, नई रोशनी का विष, नई रोशनी का विष। उसके बाद प्रहसन लिखे हैं, आचार विडम्बन, है ना, आचार विडम्बन। तो आचार जो है विडम्बन भी प्रहसन है। तो प्रहसन की संख्या और है, लेकिन इसमें से 3 को है आपके सिलेबस के अंतर्गत। चलिए इसी तरह से एक छोटा सा नोट पॉइंट समझते हैं। कहा जाता है कि 1000 के आसपास जो है निबंध जो है जिनमें 100 से ऊपर बहुत महत्वपूर्ण है। कहने का मतलब है कि बालकृष्ण भट्ट जी जो हैं एक्चुअली 1000 प्रहसन लिखे और उस 1000 में 100 वो हिट कर गया, महत्वपूर्ण पाया गया। ना कहते हैं फिल्म हिट हो गया, इतना फिल्म निकाला गया, इसमें से ये फिल्म जो है इसका हिट हुआ है। उस समय के ज़माने में ज़्यादातर करके बहुत कम ही मोबाइल होते थे। यहाँ टिकटॉक वीडियो ये सब तो बात अलग है, लेकिन बात ये है कि एक जो घटना है मतलब 100 को जो है महत्वपूर्ण था और 1000 निबंध इन्होंने लिखे हैं। उसी तरह से अगर बात बोला जाए तो बालकृष्ण भट्ट के उपरांत निबंधमाला नाम से 2 यानी खंडों में एक संग्रह प्रकाशित है। 2 खंडों में एक संग्रह प्रकाशित है। तो ये जो टॉपिक उतना महत्वपूर्ण है, टॉपिक ही महत्वपूर्ण है कि निबंधों की संख्या कितना रहा, तो 1000, ठीक है, जिसमें से कितना महत्वपूर्ण पाया गया, 100। तो अगर शुरू से अगर अब थोड़ा थोड़ा अगर विवरण किया जाए तो मेन पॉइंट में बताइए कि बालकृष्ण भट्ट जी का पिताजी का नाम क्या था, है मालूम? अगर मालूम है तो ठीक है, कुछ सेकंड रुक जाते हैं, आप अपने अनुसार से कमेंट में डाल सकते हैं, और नहीं तो चलिए सुनिए, बेनी प्रसाद भट्ट था। इनके माँ का नाम पार्वती देवी, है ना, पार्वती देवी। इनका जन्म कब हुआ था, तो 23 जून 1844 को। मृत्यु कब हुआ, 20 जुलाई 1914 को, ठीक है। इनके पढ़ाई की रुचि कौन जगाए, पिता या माता, तो ज़्यादातर के माता। उसके बाद जो है बालकृष्ण भट्ट जी के द्वारा ये निम्न जो है प्रयाग मिशन स्कूल के तहत कुछ यानी रहा। ये जो है इनका कुछ लेखक परिचय से संबंधित है, ठीक है। तो चलिए अगले लेखक के साथ फिर मिलते हैं। बाय, जय हिंद, नमस्कार।